हेलो स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है। कल मैंने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया था, बहुत सारी बातें थी जो आपको डिस्कस करनी थी आपसे। तो हम पहुँचे थे स्वदेशी आंदोलन तक। लखनऊ पैक्ट हमने पढ़ लिया था, जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के दो धड़े थे, लिबरल और रेवोल्यूशनरी, उन दोनों में तीनों में समझौता हुआ था। और फिर उसके बाद जो है कांग्रेस में गांधी जी का आगमन हुआ और गांधी जी ने कांग्रेस को एक मास मूवमेंट बना दिया, जनता का आंदोलन बना दिया, न कि वकीलों की एक संस्था के रूप में। अब इसी बीच क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से लेकर 1919 तक। ठीक है। अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि भारतीय जो है ब्रिटेन का साथ दे युद्ध में, और हम उन्होंने बड़े लालच दिए, जी हम आपको बहुत अच्छे कानून बना के देंगे, बहुत अच्छी सुविधाएं देंगे, राइट्स देंगे, और भारतीय भी आगे उनकी बातों में, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बहुत सारे भारत के सैनिक वो बाहर विदेशों में जा जा के मरे। और जैसे ही फिर युद्ध समाप्त हुआ और इंग्लैंड को ये हुआ कि अब हमें अधिकार देने पड़ेंगे, और लोगों ने उसको वादे याद दिलाए कि भाई अब दो, लेकिन उन्होंने हमें दिया रोल्टे एक्ट। रोल्ट एक्ट क्या था कि अगर किसी के पर शक भी हो जाए, किसी के विरुद्ध शक भी हो जाए कि इसके पास हथियार है या ये किसी भी एंटी गवर्नमेंट कार्रवाई में लगा हुआ है, तो उसको बिना शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हथियार पर रखने पर पाबंदी लगा दी। पंजाब में तो मार्शल लॉ लागू कर दिया। देखो, एक सिविल लॉ लागू होता है, एक मार्शल लागू होता है। मार्शल लॉ में मिलिट्री आ जाती है और आपको शूट करने के भी सीधे ऑर्डर होते हैं, जबकि सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता। रोल्टे एक्ट के विरुद्ध जो लोग हैं पंजाब में, मार्शल लॉ लागू कर दिया था क्योंकि लोग बड़ा विरोध कर रहे थे। इस विरोध को प्रदर्शित करने के लिए लोग जलियांवाला बाग, अगर आप जाओगे बाघा बॉर्डर पे, तो अमृतसर में गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा, स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे की गली में ही ये जलियांवाला बाग है। और आज तक देखोगे ये बहुत ही तंग जगह है, चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इस बाग में इकट्ठे हुए तेग बहादुर सप्रू और एक नहीं सप्रू नहीं किचलू, इस तरह के कोई नेता थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। और वो भाषण दे रहे थे, शांतिपूर्वक भीड़ थी, कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे, लोग सुन रहे थे। इतने में जनरल डायर वहाँ आए और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। लोग भाग नहीं पाए क्योंकि ऊंची ऊंची दीवारें थी चारों ओर, और भागते हुए लोगों पर गोलियां बरसाई। वहाँ एक कुआं भी देखोगे आप, जिसमें बहुत सारे लोग गिरकर मर गए थे। जलियांवाला बाग कांड हुआ तो सारे देश में विद्रोह के स्वर उठने लगे। गांधी जी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक लिया यहीं अपने हरियाणा में ही, पलवल नाम एक जगह है वहाँ पे, और उन्हें वहाँ नहीं जाने दिया। तो इस वजह से गांधी जी ने और कांग्रेस ने डिसाइड किया अब तो बहुत बड़ा आंदोलन की ज़रूरत है। तो उन्होंने आंदोलन चलाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सारे आंदोलन आपको याद होने चाहिए। एक सिटीजन के रूप में आपको नेशनल मूवमेंट का पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अनुसार गांधी जी ने ये थ्योरी दी। देखो, एक तो गांधी जी के आंदोलन अहिंसा पर आधारित थे, नॉन वायलेंस जिसे बोलते हैं, ये ध्यान रखना। नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे किसी को भी, हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे सरकार से। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कहा गया कि भाई आप ऐसा करो, जो अंग्रेज हैं वो मुट्ठी भर हैं भारत में, और ये मुट्ठी भर क्या कर लेंगे, आप इनकी मदद ही ना करो। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल छोड़ दें, टीचर स्कूल छोड़ दें, वकील नौकरियां छोड़ दें, जो मिलिट्री है या पुलिस है वो उसका ऑर्डर मानने से इनकार कर दें, तो कल ही देश स्वतंत्र हो जाएगा। सारे देश को लगा कि ये तो थ्योरी बहुत बढ़िया है और भारत तो आज़ाद होके ही रहेगा। अब स्वतंत्रता की ऐसी लहर उठी थी कि इतना बड़ा आंदोलन शायद कभी भारत में पहले नहीं हुआ, शायद क्या पक्का नहीं हुआ था।
और जगह जगह औरतों ने शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। क्रांतिकारियों ने गांधी जी के नाम पर क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिए। ट्राइबल्स में भी, कहाँ ट्राइबल पीजेंट्स छोटे छोटे, वहाँ तक भी आंदोलन फैले गांधी जी के नाम पे। ये भी नारे लगने की गांधी राज आएगा, इस तरह से। लेकिन कोई एक ऐसी घटना हुई चोरा चोरी। तो चोरा चोरी में एक जो भीड़ थी उस पर थाने में हमले कर दिया, और उसमें बहुत सारे जो पुलिस थी के लोग थे वो मारे गए थे। 22 शायद बोलते हैं सिपाही मारे गए। और इस तरह से जो गांधी जी ने कहा कि नहीं जी, ये तो नॉन वायलेंस के सिद्धांतों के खिलाफ, अब अगर ये भीड़ जो है अब अग्रेसिव होती जाएगी, अब वो हम पर अत्याचार करेंगे और काउंटर में लोग अत्याचार करें, लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, तो इससे अच्छा है हम आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन रुक गया। और जो बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़े थे, कॉलेजेस छोड़े थे, टीचर ने स्कूल छोड़े थे, अब वो क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उस टाइम इतनी थी नहीं, बनी नहीं थी। और तो ये कन्फ्यूजन में थे कि क्या कहें, कहाँ जाएं। तो कुछ समय के लिए जो आंदोलन था कांग्रेस ने वो रोक दिया। और एक जो नई पार्टी जो गांधी जी से सहमत नहीं थी, स्वराज पार्टी के रूप में हमारे देश में आई। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे। इन्होंने भारत की असेंबलीज में इलेक्शन लड़कर अंग्रेजों से विरोध के तरीके की लड़ाई लड़ी। फिर धीरे धीरे करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। सिविल डिसओबीडियंस में डांडी मार्च होगा। गांधी जी डांडी में जाके नमक लॉ तोड़ेंगे और इसमें कहेंगे कि जो अगर कानून, वैसे तो गांधी जी कानून के बड़े रिस्पेक्ट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कानून गलत है उसको तोड़ा जा सकता है। ये आंदोलन रुक रुक के कई बार रुका, कई बार समझौते हुए 4 साल तक चलता रहा और भारत की आज़ादी इसके तहत भी नहीं आई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। 1939 से लेकर 1945 तक अंग्रेज शक्ति कमज़ोर हो गई और इस तरफ भारत का जो विरोध था वो बढ़ता जा रहा था। मुस्लिम जो है अलग पाकिस्तान की मांग किए हुए थे। अब ब्रिटिश को लग रहा था कि भारत में रहना मुश्किल है और इस वजह से कई कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव भेजे। और इसी बीच हमने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया 1942 में। और इसके तहत जो अंग्रेजी शक्ति और भी कमज़ोर हो गई। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ जब, फिर हम मतलब उस भ्रम में नहीं आए कि आप हमारा साथ दो। अंग्रेज तब भी साथ मांग रहे थे, लेकिन भारतीयों ने सोचा कि एक अच्छा मौका है और अब तो हम आज़ाद ही हो जाएंगे, इनका साथ नहीं देंगे, तो साथ नहीं दिया। और अंत में 1947 तक आते आते बहुत सारी और घटनाएं घटी जिससे हम आज़ाद हुए। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद कैसे फैला। और मैंने बताया था राष्ट्रवाद का मतलब एक देश के प्रति भावनात्मक संबंध। एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी। और जब मैं नेशनलिज्म यूरोप में पढ़ा रही थी तो मैंने कई बार कहा था कि इसको आप भारत से कनेक्ट करो कि भारत में क्या स्थितियाँ थी, भारत में कैसे लोग एकजुट हुए, भारत कैसे एक बना। एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, यूरोप में आपने देखा कि कैसे नेशन स्टेट बनी। इट आल्सो मेंट ए चेंज पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड what defined their identity and sense of belonging। ये जो इसका मतलब है कि लोग ये समझ गए थे कि वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है और उनसे वो किन किन चीज़ों से संबंध रखते हैं। न्यू सिंबल एंड आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज फॉर गॉड, न्यू लिंक्स एंड redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this conscious emerge in India? न्यू सिंबल बनाए गए, जैसे जर्मेनिया
और इटालिया आइकन्स बनाए गए, मतलब जो पुराने ऐतिहासिक नेता थे उनको उनके वीरता के गीत गाए गए, नई नई आइडियाज़ उभरे और इस तरह से बाउंड्रीज जो हैं नए रूप से डिजाइन हुई। भारत में ये कैसे हुआ? In India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. लेकिन हमारे जो हम तो ब्रिटिश के गुलाम थे, जब हमारा नेशनलिज्म आया तो वो बाउंड्रीज को लेकर या राजाओं को हटाने को लिए लेकर नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को हटाने के लिए था। अंग्रेजों को बाहर निकालने की प्रोसेस जो हुई, जो आंदोलन हमने किए, उस आंदोलन से हम नज़दीक आए। उस आंदोलन के कारण हमें लगा कि ये मेरा देश है और मेरे देश के लिए मुझे स्ट्रगल करना चाहिए। पीपल began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonial provide a shared bond that ties many different groups together, but each class and group felt the effect of colonial differently. People, जो लोग थे इंडिया के, वो कैसे साथ आए? स्ट्रगल से। स्ट्रगल अलग अलग था। किसानों का अलग स्ट्रगल था, टैक्स पे करने पड़ते थे। जुलाहों का अलग था, किसान जो सैनिक थे उनकी मजबूरी अलग थी, जो मीडिया था उसकी मजबूरी अलग थी। लेकिन सबको पता था कि हमारे दुखों का कारण एक ही है, वो है हमारा कॉलोनियल सिस्टम या कॉलोनियल गवर्नमेंट। उसके बाद है, In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. 1910 के आसपास मैंने बहुत सारी घटनाएं आपको बताई भी हैं। 1910 की भी, जैसे स्वराज मूवमेंट में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का उदय, ये मैंने सारी चीज़ें आपको रिवाइज इसीलिए करवाई थी। अब हम 1920 से शुरू करते हैं और 1920 में आया सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। वैसे डिसीजन इसका लिया गया था दिसंबर 1920 में नागपुर में। सिविल डिसओबीडियंस ये आया 1930 में। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस शोड टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, और इनकी अगुवा रही कांग्रेस पार्टी। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप, और इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ही सारी क्रेडिट ले जाए, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स, पता नहीं, हर लोग, हर तबका, हर वर्ग अपने अपने मंच पर लड़ रहा था अंग्रेजों के साथ। अनगिनत स्टोरीज हैं अंग्रेजों से लड़ने की। इन द ईयर आफ्टर 1919, आपको पता है इस टाइम क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। We see the national movement spreading to the new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggles. पहले ये जुलाहों में था, किसानों में था, जो 1857 की क्रांति में विद्रोह हुआ था। लेकिन अब इसके जो है वो बहुत बहुत नई नई जगह पर ये फैल गया था, दक्षिण भारत तक आ गया था। आपको पता है 1857 की क्रांति में दक्षिण भारत ने तो भाग ही नहीं लिया था, नए नए क्षेत्रों में एक्सपेंड हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इसका सबसे बड़ा कारण था कि 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन पैदा हुई। इकोनॉमिक हालत खराब हो गई थी, आपको पता ही है। इट लेड टू हज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया, भारत का जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा आर्मी पे लगाना शुरू कर दिया, डिफेंस पे लगाना शुरू कर दिया। डिफेंस पे क्यों? क्योंकि हमें अगर उसे यूरोपियन शक्तियों से लड़ना पड़ गया, जर्मनी जापान से, तो यहाँ जो हम सेना तैयार कर रहे हैं, जो यहाँ आर्म्स इकट्ठे कर रहे हैं, इस देश के खर्चे पर वो हम वहाँ यूज करेंगे। देखो भाई, लड़ाई किसकी है और भाग हम ले रहे हैं। तो अचानक से मिलिट्री के खर्चे बढ़ गए। मिलिट्री जब एक सैनिक भी बढ़ता तो उसके साथ हजारों खर्चे शुरू हो जाते हैं। फिर हमने क्या, विच वाज फाइनेंस्ड बाय द वार लोन्स। फिर हमने वार लोन, अब हम वार लोन ले रहे हैं अंग्रेजों के लिए, जो लड़ रही हैं सेनाएं उनकी जर्मनी जापान के खिलाफ, उनके अपने हितों के लिए। लेकिन जो कर्जे का भार है वो इंडिया पे है और इंडिया उसको उतारने के लिए लायबल है। टैक्स बढ़ गए, टैक्स का मतलब लोगों से जितने टैक्स वसूले जाते थे ज़्यादा लेने लगे। कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। कस्टम ड्यूटी का मतलब बाहर जो आने वाली चीज़ें थी उनको उन पे ज़्यादा टैक्स लगा दिए तो वो महंगी हो गई।
और इसके बाद थ्रू दी वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज, वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्या, डबल हो गए। और आज भी अगर युद्ध हो जाए तो पता नहीं कितने दाम वस्तुओं के बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारी जो पावर है ना युद्ध के दौरान वो युद्ध पर लग जाती है। मान लो अनाज है वो बचा कर रखा जाता है आर्मी के लिए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आर्मी के लिए बचा कर रखे जाते हैं, तो बाजार में चीज़ों की कमी हो जाती है और आम लोगों को वो चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं। लोगों का जीवन बड़ा मुश्किल हो गया। विलेजर आवर कॉल्ड अपन टू सप्लाई सोल्जर, विलेजर को कहा गया कि आप जितनी भी फूड हैं वो सोल्जर्स को सप्लाई करें। एंड फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट, और इसके साथ ही ज़बरदस्ती फौज में भर्ती करने लगे। अब अगर आपके दादा या परदादा जीवित हैं तो वो बताएंगे कि कैसे ज़बरदस्ती जो अंग्रेज अफसर आते थे और जो गांव के अच्छे तगड़े लड़के होते थे उनको फौज में भर्ती करने के लिए ज़बरदस्ती ले जाते थे 1800, और उनको बाहर भेज दिया जाता था लड़ने के लिए। 1900, भारत जो है विषुवत रेखा वाला देश है, मतलब ओशन कटिबंधीय प्रदेश में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है, तो यहाँ सूखे और अकाल पड़ते रहते हैं। 1800 और 1918 में और 1919 में 20-21 में क्रॉप फेल्ड हो गई बहुत सारी इंडिया में, मतलब किसी कारण से अकाल पड़ गया और फसलें हुई नहीं, तो बड़ी शॉर्टेज होगी फूड की। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज जो जितना भी प्रोडक्टिविटी थी वो कहाँ जाने लगी, सेना के लिए। और इसके कारण 1921 में इतने लोग मारे गए थे। एक तो आपको पता है कार्तिक की बीमारी आई थी जिसमें अकेले भारत में 18 करोड़ लोग मारे गए थे। कुछ भूखमरी से मारे गए, कुछ युद्ध में मारे गए। भारत की जब जनगणना हुई तो 12 मिलियन जनसंख्या थी हमारी। 12 मिलियन का मतलब होता है लगभग 120 लाख। एक मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, तो 12 मिलियन थी, तो 13 मिलियन थी, 12 मिलियन हो गई। 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग हमारे मारे गए थे, मतलब इतनी जनसंख्या घट गई थी। बड़ा क्राइसिस आ गया भाई। अब इस क्राइसिस को दूर करने के लिए अंग्रेज सरकार की तरफ देख रहे थे भारतीय, और उन्होंने वायदे भी किए थे जी कि मतलब अगर हम युद्ध में जीते तो आपको बहुत ज़्यादा हम फैसिलिटीज़ देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने हमें दिया कि ये ज़्यादा विद्रोह ना करें, और हम उसे दिया हमने रोल्टे एक्ट। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।